हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को आज के दिन स्टार्ट कर लेते हैं ना। आज का दिन है शनिवार एंड जो भी शेयर मार्केट को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये जो मंथ चल रहा है और अगला मंथ भी है वो रिजल्ट सीजन के लिए ही ज्यादा देखा जाने वाला है कि किस प्रकार के नंबर्स रहने वाले हैं। एंड Q4 के रिजल्ट का सिलसिला जारी है। काफी सारे नंबर्स को हमने अपने चैनल पे कवर भी किया, जिसमें TCS, इन्फोसिस, टाटा इलेक्सी, काफी नंबर्स को हमने कवर किया हो। तो उन नंबर्स को भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के दिन आपको मैं बता दूं, तीन बैंक्स के नंबर हैं आज के दिन। सबसे पहले HDFC बैंक, फिर ICICI बैंक एंड एक ऐसा बैंक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टॉक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उसकी प्राइसिंग एकदम कम है, जिसके कारण से वो रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट स्टॉक हो जाता है। एंड उस बैंक का नाम है यस बैंक लिमिटेड। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि जैसे यस बैंक जो 5 साल पहले, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देंगे तो यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ था कि 500, 600, 400 तक जाएगा, तो उसी उम्मीद में बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अपने आप को एक ट्रैप सिचुएशन में पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है लालच। देखिए, यहाँ पे जो 400 रुपए का प्राइस था, अगर वो सोचेंगे कि हम यहाँ 18 रुपए पे इन्वेस्ट करके फिर से वो 400 हो जाएगा, तो इतना इजी नहीं है। उसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बताता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो ये 56,000 करोड़ की एक बड़ी बैंक है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 18 रुपए। अगर कई लोग कहते हैं कि 100 रुपए जाएगा, 50 रुपए जाएगा या 200 रुपए जाएगा, तो इतना इजी नहीं है। देखिए, जाने को जा सकता है, लेकिन अगर आप सोचे 2 साल 4 साल में ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे ICICI बैंक यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। ICICI बैंक का मार्केट कैप देखिए, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसका बिजनेस इतना शानदार, जबरदस्त है। ठीक है, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 100 रुपए का सीधा हो जाएगा 1-2 साल में या 2-4 महीने में, तो आप ये लगा लीजिए 18 को अगर 5 से भी आप गुणा करेंगे तो 90 रुपए के प्राइस पे होता है। और इसका जो ये मार्केट कैप है 56,000 करोड़ से बढ़कर 5 गुना और लगा लीजिए, मतलब कम से कम 3-3.5 लाख करोड़ की बैंक ये बन जाएगी। यानी कि लगभग कोटक महिंद्रा बैंक के आसपास का ये बैंक बन जाएगा तब जाके। तो ये सोच रहे हैं आप, 90 रुपए पे पहुंच के एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा बैंक है, एक मिड लार्ज कैप टाइप का बैंक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मार्केट कैप नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये भूल जाइए कि यहाँ पे ये 400 रुपए, अगर ये 400 रुपए तक चला गया ना, तो ये HDFC बैंक से भी बड़ा बैंक बन जाएगा। ये मान के चलिए आप, इतना बड़ा बैंक बन जाएगा, जो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में भी वो ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन एक अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, स्टॉक को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो आप जरूर यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फालतू के जो आप टारगेट दिमाग में लेके चल जाते हैं कि 18 रुपए का स्टॉक है, जल्दी से 100 रुपए पहुंच जाएगा और 1000 वाला स्टॉक 2000 नहीं पहुंचेगा, तो ये आपके अंदर बहुत बड़ी गलत सहमी है। इसको आपको हटाना होगा। ये 18 रुपए का स्टॉक भी 36 रुपए तक यहाँ से डबल होने में भी ना बहुत रेंग रेंग के जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब ये 36 रुपए पे जाएगा ना, तो इसका मार्केट कैप आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि ऑलरेडी बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा ये उस टाइम पे भी। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस टाइम पे 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बैंक ये बन जाएगा। टॉप 100 कंपनी के अंदर भी आ सकता है उस टाइम पे ये। तो चलिए, आज के ये थोड़ा सा बेसिक जो आजकल लगता है लोगों को कि 18 रुपए का स्टॉक एकदम से 100 पहुंच सकता है, 1000 वाला स्टॉक 2000 एकदम से नहीं हो सकता, तो वो गलत फहमी में थोड़ा सा यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहा था कि आपको हमेशा प्राइस को नहीं देखना है, आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है कि उसका मार्केट कैप क्या है। इसको आप पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 56,000 करोड़ की एक बड़ी बैंक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटी मोटी 2-3 हजार करोड़ की बैंक है। 56,000 करोड़ मायने रखता है, बहुत बड़ा एक नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए, नंबर आए हैं कंपनी के, उसी को स्टडी कर लेते हैं। एंड मैंने ओपन करके रख लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए हैं। एंड बैंक के केस में अगेन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि बैंक के केस में हमें स्टैंड अलोन नंबर पढ़ने होते हैं, क्योंकि प्योर बैंकिंग के नंबर पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि बैंक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स जो है बैंक से रिलेटेड नहीं होते। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। मार्च 2025, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो
ये क्वार्टरली नंबर्स है एंड ये और ये ईयरली नंबर्स है। तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं इस बार की, वो है 9,35,9,35,539, ठीक है। 3 महीने पहले थी 9,34,115 एंड एक साल पहले थी 9,01,577। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं ईयरली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनकम के फ्रंट पे तो बैंक ने जरूर दिया है। क्वार्टरली बेसिस पे एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस जो है इनकम के तौर पे यस बैंक ने यहाँ पर दिया है, अच्छी बात है। चलिए उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो खर्चे हुए इस बार कंपनी के 8,04,101, 3 महीने पहले थे 8,26,213 एंड एक साल पहले थे 8,11,330। तो कुल मिला के खर्चे ईयरली कम हुए एंड क्वार्टरली भी कम हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को जरूर हमें यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे देखिए इनकम क्वार्टरली बेसिस पे एकदम फ्लैटिश थी, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों को काफी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल जरूर करते हुए देखने में सफल हो रही है कंपनी, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एकदम प्योर प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई प्रोविजनिंग, कोई कंटिजेंसी लाइबिलिटीज, कोई टैक्सेस वगैरह यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। तो ऑपरेटिंग एकदम प्योर प्रॉफिट की बात करें वो है 1,31,438, 3 महीने पहले था 1,07,902 एंड 3 महीने पहले और एक साल पहले था 90,247। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो एकदम कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट होता है वो एकदम शानदार बैंक ने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बैंक के केस में हमें प्रोविजंस भी देखने पड़ते हैं कि कितना पैसा डूबने वाला है या कितना पैसा रिस्क में है, तो उस पैसे को भी हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, यहाँ पे देखिए अभी भी टैक्स नहीं लगा है। तो इस बार का प्रॉफिट है 99,631, 3 महीने पहले था 82,034 एंड एक साल पहले था 43,161। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो यहाँ पे भी कंपनी का शानदार ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड जो कंपनी के हाथ में एकदम फाइनल हाथ में जो प्रॉफिट बचेगा उनके हाथ में, सब टैक्सेस वगैरह प्रोविजंस वगैरह सब हटाने के बाद जो कंपनी के हाथ में पैसा आएगा वो है 73,812 इस बार का। 3 महीने पहले था 61,227 एंड एक साल पहले था 45,189। तो क्लियर कट कह सकते हैं हम शानदार कंपनी ने नंबर यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाए हैं। ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी का एकदम बेहतरीन प्रदर्शन देखने को जरूर हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ईपीएस भी देख सकते हैं। ईपीएस भी अगर आप देखेंगे 0.24 इस बार का, 3 महीने पहले था 0.20 एंड एक साल पहले था 0.16। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ईयरली हो क्वार्टरली हो ईपीएस भी कंपनी का काफी सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये तो थे नेट प्रॉफिट हमने देख लिया, लाइबिलिटीज हमने देख ली यहाँ पे, सॉरी प्रोविजंस हमने देख लिया। तो प्रोविजंस भी आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पे 31,807 के थे, 807 के इस बार के। 3 महीने पहले थे 25,868 एंड एक साल पहले थे 47,086। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोविजन ना कम होना बैंक के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो ईयरली बेसिस पे तो देखिए प्रोविजंस यहाँ पे कम हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से यहाँ पे प्रोविजंस बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जितने प्रोविजंस कम होते हैं उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ईयरली तो नो डाउट कंपनी ने अच्छे ही प्रोविजंस को कंट्रोल किया है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे हल्के से बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जरूर है जो मैंने कवर नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कौन से एसेट्स है जहां से पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ग्रॉस एनपीए का नंबर 1.6% इस बार का, 3 महीने पहले भी था 1.6% एंड एक साल पहले भी था 1.7%। तो ईयरली डाउन है, क्वार्टरली एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। अगर आप नंबर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हालांकि नंबर में अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो यहाँ पे जरूर कम हुआ है, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे थोड़ा कम है। तो आप दोनों को कंसिडर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही देखना चाहिए, आपको नंबर्स भी यहाँ पे देखने चाहिए। नंबर देख सकते हैं 393,561, 3 महीने पहले था 396,347, एक साल पहले था 398,256। तो एनपीए एंड प्रोविजंस हमेशा बैंक के कम होते रहने चाहिए, ये
आपको हमेशा याद रखना है, जिस बैंक की कम लोअर एकदम कम से कम एनपीए, कम से कम प्रोविजंस होंगे, यानी कि वो बैंक बहुत ही अच्छे से लोन बांट रहा है और उसका पैसा रेगुलर बेसिस पे वापस भी आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की कहां से कैसे कैसे पैसा कमा रहा है। आपको पता ही है यस बैंक में जब फ्रॉड हुआ था उसके बाद नए मैनेजमेंट लाया गया था, तो प्रशांत कुमार जो उनके करंट सीईओ है, एमडी है, उन्होंने ये बोला था कि वो रिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो वो भी हम देखेंगे कि रिटेल का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले ट्रेजरी, ये तो नॉर्मल रहता है, 1,98,399। 3 महीने पहले था 1,86,004। दो और एक साल पहले था, सॉरी 3 महीने पहले ये था, एक साल पहले था 2,10,813। तो यहाँ पे ईयरली थोड़ा सा डाउन है, क्वार्टरली थोड़ा सा जंप है। कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें, जो कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, तो वहां पे 3,21,000 लोन, ओनली लोन्स ही नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो 3,21,834। 3 महीने पहले था 3,14,689 एंड एक साल पहले था 2,72,867। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग से अच्छा खासा बिजनेस बैंक ने किया है। उसके बाद रिटेल बैंकिंग की बात करें तो रिटेल में भी अदर रिटेल बैंकिंग पे आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 3,90,373 इस बार का। 3 महीने पहले था 3,77,610 एंड एक साल पहले था 3,79,565। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, रिटेल बैंकिंग में काफी शानदार परफॉर्मेंस जो है बैंक ने जरूर यहाँ पे निकाल के दिया है, तो काफी अच्छी चीज है। तो किस प्रकार के नंबर्स रहे, अगर आप सारांश में पूछें, अगर शॉर्टकट में बताऊं, तो नंबर मुझे बहुत अच्छे लगे। बस एक ही दिक्कत है कि प्रोविजंस यहाँ पे थोड़ा, अगर 10 में से अगर नंबर देना चाहूं तो यहाँ पे प्रोविजंस का मैं नंबर थोड़ा सा काटना चाहूंगा, तो मैं 10 में से 8 दूंगा, यहाँ पे 8, 7.5। अगर ये भी थोड़ा सा 25,000 की जगह या 31,000 की जगह यहाँ पे 25 से भी नीचे यानी कि 24 के आसपास होता या 23 होता, तो ये नंबर एकदम शानदार माने जाते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो हम थोड़े से नंबर तो यहाँ पे जरूर बैंक के काटेंगे। लेकिन हाँ, मुझे पर्सनल लेवल पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि नंबर मुझे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यस बैंक, देखिए आपको पता ही है कि डूबने के बाद, बैंक करप्ट होने के बाद आरबीआई ने उसको बचाया था एंड पिछले 4-5 क्वार्टर के अगर नंबर देखें तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ जो है नंबर इंप्रूव होते हुए देखने। देखिए पहले के नंबर तो देखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है फ्रॉड वगैरह हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे अगर पिछले 4-5 क्वार्टर देखेंगे आप, तो लगातार देखिए 229, 243, 467। खासकर मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा, जब यहाँ पे इन्होंने अपने एनपीए को दूसरी थर्ड कंपनी को बेच दिया था, अपने बैड लोन्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था, वहां से इनके एनपीए अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे नंबर्स कंपनी के, तो देखिए 55, फिर 206, फिर 347, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल 229, फिर 243। यहाँ पे हम सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात करें, फिर 467, फिर 516, फिर 567, फिर 619 और अब शायद आई थिंक 700 की रेंज में यहाँ पे, यस 738 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। तो बैंक ने जब से अपने बैड लोन्स को बेचा था, वहां से कंपनी ने कंसिस्टेंसी तो जरूर दिखा रहा है बैंक, लेकिन भागेगा कब ये देखिए कहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट में वहां पर कंसिस्टेंसी यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। एंड क्रॉस एनपी भी देखें आप, 2 का 1.60 पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है बैंक के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 2-3 साल में काफी अच्छा कमबैक जरूर किया है। ठीक है, उसके बाद ईयरली भी देखें 1,736, 1,200, 2,100, तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर मार लेते हैं। मार्च 2025 का अपडेट हो चुका है। एफआईज ने यहाँ पे हल्की सी खरीदारी करी है, डीआईज ने भी यहाँ पे हल्की सी खरीदारी करी है एंड पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सा माल बेचा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ऐसा नहीं है कि एफआईज एंड डीआईज बेच रहे हैं पब्लिक को माल चिपका रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सबने अपना माल दबा के यहाँ पे जरूर रखा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने अभी नंबर दिखाए भी क्वार्टरली बेसिस पे कि कंपनी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट तो हो रही है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, कब फटेगा ये स्टॉक ये तो टाइम ही बताएगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को पता नहीं होता है। हमारा काम ये अच्छे कंपनी को स्टडी करते रहना, उसके क्वार्टरली नंबर्स पे अपडेटेड रहना और परफॉर्मेंस चेक करते रहना किस प्रकार का वो परफॉर्म कर रही है, हम इतना ही सिर्फ कर सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड एक और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह वीडियो के एंड में दोबारा देना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।